चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। हमें ये पता है कोई भी करंट कैरिंग वायर हो, किसी भी शेप साइज का हो, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हमें स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी आसपास के पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैलकुलेट करनी है। मैं कंसिडर करता हूं ये एक वायर है और सब लोग साथ साथ कॉपी में बनाते रहेंगे। स्ट्रेट वायर है, इससे आई करंट फ्लो हो रहा है। इस वायर से ऐसे से कैपिटल आर डिस्टेंस अवे ये परपेंडिकुलर है। एक पॉइंट है पी जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम डायरेक्टली तो लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इस वायर का एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे। तो मैं एक स्मॉल सेक्शन ले रहा हूं ऑफ लेंथ डीएल। इस करंट एलिमेंट को बोलेंगे आईडीएल। बहुत स्मॉल लेंथ है डीएल, और ये जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है, ये लाइन ये से एंगल बना रही है थीटा। कितना एंगल बना रही है? थीटा। वायर है ए बी। ये जो डिस्टेंस है जितनी मतलब पॉइंट से, इसे ओ बोल देता हूं मैं, इसे पी। ओ से करंट एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो है एक्स। तो ये फिगर ड्रॉ कर लेना सब लोग अपनी नोटबुक में, साथ साथ करते रहेंगे। ये जो एंगल है इसे मान रहा हूं मैं अल्फा। इस एंगल को मान के चल रहे हैं अल्फा। फिगर में किसी को कुछ पूछना है? यस और नो? नो सर। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमने जब लॉ पढ़ा था, बियो सवा लॉ, उसके अकॉर्डिंग वेक्टर डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब हुआ करता है। अगर इस लॉ को इस सिचुएशन में अप्लाई किया जाए, मैं स्केलर फॉर्म में लिख देता हूं पहले लॉ को। स्केलर फॉर्म में लॉ होता है डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर क्या है? करंट एलिमेंट का डिस्टेंस उस पॉइंट से। तो इसको मान रहे हैं हम आर। करंट एलिमेंट का डिस्टेंस है पी पॉइंट से, इसे कह रहे हैं हम आर। तो लॉ लगाने पर क्या आएगा? यही सिचुएशन रहेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस डिस्टेंस को हमने आर नाम दे दिया। इतने में कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थीटा को अगर हम ऑब्जर्व करें, थीटा इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल यहां दिखाई दे रहा है, इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस अल्फा, और साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 प्लस अल्फा। साइन 90 प्लस अल्फा क्या हुआ करता है? कॉस अल्फा। तो हम साइन थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं? कॉस अल्फा। अब स्मॉल आर को मुझे कैपिटल आर की टर्म्स में लिखना है। अगर मैं इस ट्रायंगल में, इसी वाले ट्रायंगल में कॉस अल्फा लूं, तो कॉस अल्फा क्या आएगा? आर अपॉन स्मॉल आर, और स्मॉल आर इक्वल्स टू आर सेक अल्फा। ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आए हैं?
यस सर। यस सर। इतना नोट कर लो फिर तुम लोग, या स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इरेज करना पड़ेगा ये। इस लेंथ को x के बजाय मैं l बोल देता हूँ, थोड़ा सा आसानी रहेगी हमें डेरिवेशन समझने में। हो गया नोट, या स्क्रीनशॉट जो भी लेना है। अब यहाँ देखो, इसी ट्रायंगल में मैंने इसे x के बजाय l अज्यूम कर लिया, क्योंकि आगे मैंने लेंथ जो ली है वो dl ली है। इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए। अगर मैं tan अल्फा बोलूं तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी इस ट्रायंगल में? l अपॉन r। और क्या बोल सकता हूँ? l इक्वल्स टू r tan अल्फा। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या कहा जाएगा? dl इक्वल्स टू r तो कांस्टेंट है, tan अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा। इतने में कोई डाउट किसी को? बोलो। नो सर। नो सर। ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? यस सर। ठीक। यस सर। अब एक सब्स्टिट्यूशन तो ये है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन ये है, और तीसरा सब्स्टिट्यूशन ये है। ये तीनों सब्स्टिट्यूशंस हमें इसमें करने हैं। मैं साइड में लिख लेता हूं, मुझे याद ना रहे कभी। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या प्लेस करना है हमें? कॉस अल्फा, स्मॉल आर की जगह डालेंगे हम आर सेक अल्फा, और डीएल की जगह हम प्लेस करेंगे आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। मैं ये सारा इरेज कर देता हूं। तो dB क्या आ जाएगा? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dl की जगह डाल रहे हैं r सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, साइन थीटा की जगह कॉस अल्फा, डिवाइडेड बाय क्या है? r स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। क्या बचता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस अल्फा डी अल्फा। यहां तक क्लियर है ये? कोई डाउट किसी को? नो सर। अब हमें ये जो फील्ड मिला है dB, ये इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, हमें तो पूरे वायर की वजह से चाहिए, कंप्लीट वायर की वजह से चाहिए। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं से, ये जो एंगल है BOP, ये BPO, इस एंगल को बोल रहा हूं मैं से φ1, और नीचे से जो एंगल बन रहा है इस एंगल को बोल रहा हूं मैं से φ2। एंगल OPA क्या है? φ2, और एंगल OPB क्या है? φ1। तो जो नेट फील्ड होगा B, वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dB विद इन लिमिट्स। लिमिट्स क्या होंगी बताना? बोलो कोई एक बच्चा। -π/2 से π/2। लिमिट्स होंगी -φ2 से φ1। ये वाला एंगल माइनस में इसलिए लिया गया है क्योंकि ये बिलो द लाइन है, ये पॉजिटिव लिया जाएगा, ये नेगेटिव। तो -φ2 से φ1। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये सब तो कॉन्स्टेंट्स हैं, इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर कर रहा हूं। अब इंटीग्रेट करके क्या आएगा? B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर
इंटीग्रेट करना है हमें फ्रॉम -φ2 टू +φ1 cos अल्फा d अल्फा, that is mu naught upon 4 pi I upon r cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, तो cos अल्फा का sin अल्फा फ्रॉम -φ2 टू +φ1। ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r साइन पहले अपर लिमिट φ1 माइनस साइन -φ2, तो ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये बन गया साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया ड्यू टू वायर ए बी। अब अगर डायरेक्शन बतानी हो फील्ड की तो राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हैं। करंट की डायरेक्शन में आपने राइट हैंड के थंब को पॉइंट किया, फिंगर किधर रखी, जिधर पॉइंट है जिस पर फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, पाम किधर पॉइंट कर रही है, अंदर की ओर, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड। क्लियर है सबको? यस सर। अब अगर हमें वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का दिया होता तब क्या होता वो देखते हैं। If the wire is of infinite length, मतलब लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लेंथ से यहां मतलब है लॉन्ग वायर है। अब देखो, मान लिया ये पॉइंट बी यहां होता तो ये एंगल और बढ़ जाता, थोड़ा और दूर होता ऊपर तो एंगल बढ़ता जाता। धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉइंट दूर जाएगा मतलब वायर की लेंथ बढ़ रही है, ये एंगल बढ़ता जा रहा है। और अगर ये इधर ऊपर की डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है तो ये एंगल हो जाएगा 90। सिमिलरली नीचे की तरफ एंगल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, अगर ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो जाए नीचे तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90। तो हमें लिमिट्स क्या चाहिए, -π/2 से π/2, जो अभी बताई थी थोड़ी देर पहले इन्होंने। तो फिलहाल हम यहाँ क्योंकि लिमिट्स रख के प्लेस कर ही चुके हैं तो हम सीधे रख सकते हैं b = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r sin 90 प्लस sin 90। sin 90 होता है 1, तो ये हो गया 1 + 1 2, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए है। पूछना है किसी को कुछ? बोलो। नो सर। चलिए ये खत्म हो गया। अब इसके बेसिस पर या पहले दूसरा ही कर लेते हैं। एक और एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट लूप। तो उसकी दो सिचुएशंस हैं, एक आज करा रहा हूं मैं, दूसरी बाद में करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। magnetic field at the center of a current carrying loop, current carrying circular loop। ध्यान देंगे, मैं एक लूप बना रहा हूं, भले ही सर्कुलर ना दिखाई दे, वो सर्कुलर है। ये जो सेक्शन है करंट के आने जाने के लिए हैं। ये उसका सेंटर है O और A उसकी रेडियस है।
करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। अब ध्यान देंगे, पूरे लूप पर तो एक साथ हम नहीं लगा सकते बायो-सैवर्ट लॉ या बियो-सैवर्ट लॉ, आपको इसके सेक्शंस लेने पड़ेंगे छोटे छोटे। तो मैं एक छोटा सा सेक्शन ले रहा हूं, इतना छोटा है ये सेक्शन कि ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन है, ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन से सेक्शन है डेल्टा एल। अब इस सेक्शन की वजह से फील्ड की इंटेंसिटी किधर होगी, मतलब डायरेक्शन किधर होगी, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड। करंट अगर हमने ऐसे लिया है, अगर उल्टा होता तो बाहर की तरफ होती। अगर कहीं और लेता ये सेक्शन में तब भी सिचुएशन यही आती। करंट की तरफ हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड का थंब, फिंगर किधर, मतलब पाम हमेशा किधर पॉइंट करेगी, अंदर की ओर। तो जितने भी करंट एलिमेंट्स होंगे ऐसे छोटे छोटे, आइडियल 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 या आई डेल्टा एल, इन सब की वजह से फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो सीधे हम क्या कह सकते हैं, सारे जो करंट एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से जो फील्ड होगा, रिजल्टेंट फील्ड उन सब का सम होगा। अब देखो, इसको मैं यहां से मिलाता हूं सेंटर से। ये क्या है, सरकमफ्रेंस का हिस्सा बहुत छोटा है तो इसे टेंजेंट माना जा सकता है। टेंजेंट और रेडियस में कितना एंगल होता है, 90। तो लॉ के अकॉर्डिंग इसकी वजह से जो स्मॉल फील्ड है डेल्टा बी, वो क्या होना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 अपॉन डिस्टेंस कितना है ए, रेडियस ए है, ए स्क्वायर। क्या बन गया ये, डेल्टा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन ए स्क्वायर। ये एक स्मॉल सेक्शन की वजह से आया, पूरे लूप की वजह से क्या होगा, इसका समेशन, समेशन ऑफ डेल्टा बी दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर समेशन ऑफ डेल्टा एल। अब डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल सारे एलिमेंट्स जुड़ेंगे, क्या बन जाएगी इस लूप के सरकमफ्रेंस। तो ये क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, 2 पाई से 2 टाइम्स 4 पाई और एक ए से एक ए कैंसिल, तो ये क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। ये रिजल्टेंट फील्ड है। और इस केस में ये किधर होगा, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड। करंट की डायरेक्शन उल्टी होती तो आउटवर्ड आता। पूछना है किसी को कुछ, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहां दिख नहीं रहा है। कोई डाउट किसी को, बोलो। नो सर। मैं पूछ रहा हूं, हमने समेशन क्यों यूज किया, इंटीग्रेशन क्यों यूज नहीं किया, देव। सर क्योंकि इसमें हम छोटे छोटे पार्टिकल्स के हमें टोटल लेंथ पता है तो हम उन्हें डायरेक्टली जोड़ के लिख सकते हैं समीशन से। इंटीग्रेशन कर सकते थे, बोलो। नो। यस सर। इंटीग्रेशन भी किया जा सकता था, क्योंकि इसमें पहले से ही हमें रिजल्ट पता है कि ये सारा सम 2 पाई ए आना है, इसलिए समेशन से कर दिया है। ठीक है, इंटीग्रेशन से भी किया जा सकता है ये, बस ये इससे आसान पड़ा है। अब एक और चीज है जो आज हमने पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बेसिस पर आप एम्पियर की डेफिनेशन दे सकते हो। मैंने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, मैंने बताया था 1 एम्पियर को 1 कूलम पर सेकंड बोलना प्रेफर नहीं करते। 1 एम्पियर की डेफिनेशन किससे दी जाती है, मैग्नेटिज्म से। तो आज देखेंगे वो कैसे दी जाती है। हमने 10th क्लास में पढ़ा था
कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है, मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ है बी, और इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है जिससे करंट फ्लो हो रहा है आई, इसकी लेंथ है एल, और ये एंगल कितना बना रहा है फील्ड से, थीटा। तो हमने 10th में पढ़ा था इस पे लगने वाला फोर्स होता है F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला बाद में डिराइव करेंगे हम, फिलहाल यूज कर लेते हैं, सिर्फ इतना फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, दैट फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज आई एल बी साइन थीटा। बी एक्सटर्नल फील्ड है, एल कंडक्टर की लेंथ है, थीटा कंडक्टर और फील्ड के बीच का एंगल है। इस बेसिस पर हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे, वो देखते हैं कैसे, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। देखो, दो वायर्स हैं, पैरेलल हैं, यहाँ बोर्ड पे पैरेलल बन नहीं पा रहे हैं, वो कैमरा में लग नहीं रहे हैं, यहाँ भी नहीं बने और कैमरा में दिख भी नहीं रहे हैं ठीक से। मान लो पैरेलल हैं और इनके बीच का डिस्टेंस है d। से ये फर्स्ट वायर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है I1, सेकंड वायर से करंट फ्लो हो रहा है I2। इस वायर की वजह से कुछ ना कुछ फील्ड बनेगा, इसकी वजह से भी फील्ड बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट वायर सेकंड के फील्ड में रखा होगा और सेकंड वायर फर्स्ट के फील्ड में रखा होगा। कोई भी वायर अपने ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है, तो अपने फील्ड का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अब देखेंगे, फर्स्ट में करंट की डायरेक्शन ये है, तो जहां सेकंड है, सेकंड वायर की तरफ मैंने फिंगर्स की, पाम किधर पॉइंट कर रही है, इनवर्ड। तो फर्स्ट की वजह से यहां जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, मैं लिख रहा हूं B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन डी। कहां से आया ये, हमने इनफाइनाइट लेंथ के केस में डेरिवेशन में जब किया था ना, तो ये आया था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, जहां R क्या था, डिस्टेंस। तो सिमिलरली I की जगह I1, क्योंकि इस करंट की वजह से बोल रहे हैं हम, और डिस्टेंस की जगह D। अब अगर हम इस वायर की वजह से यहां फील्ड की डायरेक्शन देखें तो क्या आएगी, देखो हमने करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट किया, पाम किधर पॉइंट कर रही है, बाहर। तो करंट की डायरेक्शन आ रही है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और फील्ड की वैल्यू क्या होगी, B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन D। अब देखो, ये वायर I1 जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये B2 फील्ड में रखा है, जिसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है वो B1 फील्ड में रखा है। फोर्स का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB साइन थीटा। साइन थीटा वाला फैक्टर तो इसमें इग्नोर करना है। क्यों करना है, क्योंकि साइन 90 रहेगा वो दोनों केसेस में। क्यों, वायर ऐसे जा रहा है ऊपर, करंट इधर है, और फील्ड क्या है, अंदर की ओर एंगल कितना है, 90। इसमें बाहर की ओर एंगल अगेन कितना है, 90। तो दोनों केसेस में क्या है, साइन 90। इस फैक्टर को तो इग्नोर कर देंगे। स्टिल फोर्स क्या है, ILB। इनकी लेंथ तो हमें पता नहीं है, ये लॉन्ग वायर्स हैं, तो मैं फोर्स ना निकाल के फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकता हूं। वो क्या आएगा, IB। तो अब क्या कह सकते हैं हम, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, ये होगा I1 इंटू B2, दैट इज I1 इंटू म्यू नॉट अपॉन
2 पाई I2 अपॉन डी, क्या बना ये? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर हम सिमिलर मैनर में निकालें फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर, वो क्या आएगा? I2 इंटू B1, क्योंकि करंट उसमें कितना फ्लो हो रहा है? I2, और फील्ड क्या है? B1। B1 की वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये भी क्या आया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी। फर्स्ट वायर पर भी इतना ही लग रहा था पर यूनिट लेंथ पर, सेकंड भी इतना ही लग रहा है, मतलब फोर्स म्यूचुअल है, दोनों इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अब फोर्सेस की डायरेक्शन की बात आती है। फोर्सेस की डायरेक्शन दी जा सकती है मोटर रूल से या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? आपने अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अरेंज करना है कि थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। तो अगर इसको याद रखने के लिए ट्रिक है FBI, FBI, थंब फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड और I करंट। अब देखेंगे यहां B किस डायरेक्शन में है? आउटवर्ड है। और करंट मैं आपके सामने कर रहा हूं सिचुएशन, अब ये कैमरा के सामने करना मुश्किल है। करंट फील्ड किधर है? देखो बच्चों, ये सिचुएशन है। एक मिनट, दीपक ने मैसेज भेजा है, नो सर। क्या दीपक? दीपक कुछ पूछना है? नहीं सर। चलो, मैं ये कह रहा हूं फोर्स, फील्ड और करंट, हमको क्या करना है? इंडेक्स फिंगर किधर रखनी है? फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस वायर की बात कर रहा हूं। इंडेक्स फिंगर किधर है? बाहर की ओर। मिडिल फिंगर किधर? करंट की डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है? उस तरफ। तो इस वायर पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये मैं बोल रहा हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ध्यान से देख लेंगे। मिडिल फिंगर किधर है? करंट की डायरेक्शन में। इंडेक्स फिंगर फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड बाहर की ओर है इस वायर के लिए। थंब किधर आ रहा है? इधर। क्लियर है ये? बता दीजिए, फिर बाद में दिक्कत होगी। यस नो सर। सर। दीपक क्या दिक्कत है बताओ? सर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट बेटा, मैंने सर इंडेक्स फिंगर किधर रखी है? फील्ड की डायरेक्शन में, बोर्ड से बाहर आ रही है इंडेक्स फिंगर। यस सर। मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। थंब जी किधर सर। आ रहा है? ओके सर। थंब उधर की तरफ आ रहा है ना, सेकंड वायर की तरफ, तो फोर्स उधर लगेगा। यस सर। अब इस वाले वायर के लिए मैं इधर खड़ा होकर बता देता हूं। इस वाले वायर के लिए सिचुएशन देखो। ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये मैंने किधर रखी? अंदर की ओर, करंट की तरफ। मिडिल फिंगर, थंब किधर इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट वायर की तरफ। थंब किधर इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट वायर की तरफ। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? इस तरफ होगा। F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो हमें क्या पता चल रहा है? अगर दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों वायर अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर तुम अज्यूम करके देखो कि दोनों वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये रिपेल करेंगे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों ये? यस सर। अब हमारा ऑब्जेक्टिव था एम्पियर को डिफाइन करना। एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं इससे? देखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या आया? फोर्स पर यूनिट लेंथ इज
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। अगर I1 और I2 1 एम्पियर हो और D 1 मीटर हो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई न्यूटन पर मीटर, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁷। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर दो पैरेलल वायर्स जिनके बीच का सेपरेशन क्या है 1 मीटर, जिनके बीच का सेपरेशन क्या है 1 मीटर, उनकी पर यूनिट लेंथ पर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, उनकी पर यूनिट लेंथ पर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगे तो उनमें बहने वाला करंट 1 एम्पियर होगा। आई रिपीट, if two wires which are parallel and 1 meter apart experience a force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter, then the current flowing through them is 1 ampere. Clear है? बोलो। यस सर। यस सर। तो ठीक है, आज के टॉपिक्स खत्म हो गए। अब एक टॉपिक होमवर्क में है, वो थोड़ा टफ है। होमवर्क में इसीलिए दे रहा हूं, एक बार अगर आप लोग बुक से पढ़ लोगे तो कल समझना आसान रहेगा। वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप, इसको आप अपने आप पढ़ो, कल समझाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने में थोड़ा सा डायग्राम टेक्निकल है, वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है। डायग्राम में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है कि 3D डायग्राम है, 2D में समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसे पढ़ो, बाकी कल करते हैं। ओके बच्चों, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों।